गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको कल की क्लास में ये बता रहा था कि आदर्श नियोजन की कसौटियाँ या विशेषताएं, और आप लोगों ने जाना भी होगा, समझा भी होगा कि एक आदर्श नियोजन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी किया और इसका हमने पूरा डिटेल भी देखा। जैसे कि सरल एवं बोधगम्य होना चाहिए। दूसरी बात, प्रयोजन तथा उद्देश्य का स्पष्ट होना चाहिए। व्यापक नियोजन होनी चाहिए, लोच होनी चाहिए, मितव्ययिता होनी चाहिए, स्थायित्व होनी चाहिए और साथ ही साथ भ्रम से दूर होना चाहिए। इन सब बातों को हमने बहुत ही सारगर्भित तरीके से हमने अध्ययन किया और समझा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना होगा, समझा होगा और नोटेशन भी किया होगा। साथ ही साथ आप लोग जो बिजनेस स्टडी की आप लोगों ने टेस्ट दिलाए हैं, उसमें आप लोगों का जब आईडी यूज़ करेंगे तो एक एग्ज़ाम रिपोर्ट आएगा और एग्ज़ाम रिपोर्ट में अपने मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने सही उत्तर दिए हैं और आपने कितने गलत उत्तर दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट का भी विधिवत नंबर और मार्क्स, है ना, आपको जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आता है नियोजन की सीमाएं। सीमाएं अर्थात होता है दोष। अभी तक से हमने इसके गुण, विशेषता और महत्व को भी देख रहे थे कि बहुत अच्छी गुणवत्ता से भरपूर है, प्रबंध का प्रथम कार्य है, मुख्य कार्य है। तो लेकिन नियोजन के अगर लाभ हैं, महत्व हैं, तो इसी दशा में नियोजन की सीमाएं भी हैं, दोष हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या है देखिएगा, नियोजन का अत्यधिक महत्व होने के बावजूद भी कुछ विद्वान इसे समय तथा साधन की बर्बादी और बरसाती ओले कहकर इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि व्यावसायिक नियोजन अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में तैयार किया जाता है और इसका आधार ही निश्चित है, तो नियोजन सदैव सत्य होगा, यह कैसे संभव। सही बात है। हम तो इसमें जानते हैं नियोजन में कि कुछ बात अनिश्चित होती है, बाह्य नियंत्रण अपने हक में होता है, लेकिन क्षमा करिएगा, आंतरिक नियंत्रण तो अपने हक में होता है लेकिन बाह्य नियंत्रण नहीं। परिस्थिति के अनुसार अनिश्चित, समय अनुकूल, लोचदार होती है। इन सब बातों में हम विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन अब इसमें दोष में कई प्रकार की बातों का भी उन्होंने बताया। पहला ही एक खर्चीली प्रणाली है। नियोजन समय तथा साधनों का अपव्यय करने वाली प्रणाली है और नियोजन में धन खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होती है तथा सदैव जोखिम भी रहती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य पूरे ही हो जाएंगे। सही बात है, नियोजन तो हम कर देते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो लक्ष्य या उद्देश्य हमारी कोई भी व्यावसायिक संगठन का, उपक्रम का, फर्म का या व्यवसाय का, है ना, तो लक्ष्य या उद्देश्य पूरा होगा, इसका भय बना रहता है। ये सबसे पहले इसका दोष है और यह खर्चीली भी बहुत है। हम बोलते थे मितव्ययी है, लेकिन यह खर्चीली भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है, भावी घटनाओं पर आधारित होने के कारण अनिश्चितता बना रहता है। भावी घटनाओं पर आधारित होने के कारण अनिश्चितता बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नियोजन भावी घटनाओं पर आधारित रहता है। भावी घटनाएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होते हैं, सभी जानते हैं।
आने वाली जो भविष्य की घटनाएं हैं उसको कोई नहीं जानता, अनिश्चित होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, है ना भाई। जब भी कोई प्रबंधक किसी व्यावसायिक नियोजन के संबंध में पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगाता है, तो उसे विभिन्न मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है। ये मान्यताएं भी संदिग्ध होती है। ठीक है। तीसरी बात आती है कठोरता। देखिएगा, इसके हम महत्व लाभ को पढ़ रहे थे तो हम उसमें बोलते थे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लोच, लेकिन यहाँ पर इसके दोष में निकला कि यह कठोरता यानी नियोजन में कठोरता रहती है, अर्थात लोच का अभाव रहता है। वांछित लोच का अभाव नियोजन कार्य की प्रमुख बाधा है। परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं, तद अनुसार नियोजन में परिवर्तन तथा संशोधन आवश्यक हो जाता है। किंतु कभी कभी प्रबंधक चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि पर्याप्त लोच के अभाव में नियोजन में कोई संशोधन करना उनके सामर्थ्य की बात नहीं रहती। वे तो नियोजित ढंग से कार्य करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, अतः नियोजन का संचालन कठिन हो जाता है। भाई, परिस्थिति अनुसार नियोजन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, कठोर होता है। रैगिबिलिटी तो ऐसी स्थिति पर होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रबंधक चाहकर भी उसे संशोधन या सामर्थ्य उन पे नहीं होती, और यही ये सबसे बड़ी इसकी कठिनाई है। चौथी चीज आता है सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अफर्मेटिव्स, यानी दिए हुए विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है यह तय करना कठिन है। लेकिन नियोजन में इस बात को विशेष बल दिया जाता है कि सर्वोत्तम विकल्प के चयन में कठिनाई नहीं होती। हमने लाभ में पढ़ा था विशेषताओं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यानी नियोजन के जो सीमाएं हैं उनमें बताया जा रहा है कि दिए हुए विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है यह तय करना कठिन है। इसका निर्णय कौन करेगा? यह भी संभव है कि जो विकल्प आज सर्वोत्तम है वह कल सर्वोत्तम नहीं रहे। बदली हुई परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प सर्वोत्तम प्रतीत हो, यह भी संभव हो सकता है। भाई, वर्तमान में हमने अच्छे का तो चयन कर दिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट, लेकिन और थोड़ी सी और समय गुजरी और उससे भी अच्छे बेस्ट और बेटर आ गया तो फिर अपने को फिर परेशानी हो जाएगी। तो यह नियोजन के कार्य में बाधा ध्यान देने योग्य है। उसके बाद है पांचवा चीज अनुपयुक्तता। कुछ व्यावसायिक संगठन ऐसे होते हैं जो वस्तुओं का निर्माण या व्यापार करते हैं। फैशन में द्रुत गति से परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियों में नियोजन क्षेत्र सीमित ही रहता है और नई समस्याओं का सामना करने तथा नवीन अवसरों का लाभ उठाने के लिए नियोजन में परिवर्तन अवसंभावी हो जाता है, अनुपयुक्त हो जाता है। छठवां है पर्याप्त मानसिक योग्यता व बुद्धिमत्ता का अभाव। उर्वरिक के अनुसार अगर कहें तो नियोजन मूलतः एक मानसिक व्यवस्था है, बौद्धिक क्रिया है, और नियोजन के लिए एक विशेष प्रकार की बौद्धिक क्रिया विधि व विस्मरण शक्ति जरूरी होती है, और यह सामान्य वृद्धि वाले अधिकारी की शक्ति के परे भी होती है। अतः नियोजन सफलता संदिग्ध बनी रहती है, नियोजन की सफलताएं संदिग्ध बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी आती है, फिजिकल एनवायरमेंट। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं में भी नियोजन के निर्माण
तथा क्रियान्वयन में अवरोधक उत्पन्न करती है। प्राय अधिकारियों की यह मानसिकता रहती है कि भविष्य के बजाय वर्तमान को अधिक महत्व दिया जाए, क्योंकि भविष्य की तुलना में वर्तमान न केवल अनिश्चित रहती है वरन वांछित भी है। तो नियोजन में कोई ऐसी कई बातें शामिल की जाती जिनको अधिकारी यह कह कर टाल देते हैं या विरोध करती है कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। इन्हीं कारण से नियोजन की सीमाएं मुख्य कारण स्वयं नियोजन नहीं है, अपितु यह नियोजन का स्वरूप निर्धारित करने एवं उसे लागू करने वाले तंत्र में निहित है। इस सीमाओं को दक्ष नियोजक दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया नियोजन के सीमाएं या दोष। ठीक है, आप लोग इसका पॉइंट टू पॉइंट कम से कम 6 पॉइंट नोट करेंगे और अपनी कॉपी मुझे PDF के माध्यम से चेक करवाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा तो अपने PDF बना लीजिए और मुझे दिखाएं। थैंक यू।